तो ध्यान दो, फ्रिक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? फोर्स ऑफ अपोजिशन दैट एक्ट्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड अपोजेस द स्लाइडिंग मोशन और टेंडेंसी टू स्लाइड। स्लाइडिंग मोशन अगर स्लाइड हो रहा है एक सरफेस दूसरे सरफेस पर तो फ्रिक्शन आएगा, और टेंडेंसी भी जहाँ पर है, जैसे मान लो कि मैंने चेयर को पुल करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन खींचा नहीं रहा है, या बहुत हैवी कोई ऑब्जेक्ट है हमने खींचा लेकिन खींचा है नहीं, मतलब कि उसको बैलेंस कौन किया? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो टेंडेंसी थी स्लाइडिंग की लेकिन अपोज हो गया, है ना। ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, जितना ज़्यादा रफ उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना कम रफ उतना कम फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो सरफेस की रफनेस क्या होती है? डिक्रीज करती है ना। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल हम लोग इन दो को लेकर के चलेंगे। हम लोग मान के चलते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है? कांस्टेंट है, और ये सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप हैवी ऑब्जेक्ट को वो लेंथ वाइज रखो या विड्थ वाइज रखो, इन ऑल द केसेस फ्रिक्शन विल रिमेन सेम, है ना। लेकिन ध्यान देना, फ्लूइड फ्रिक्शन के केस में एरिया पर डिपेंड करता है, केयरफुल रहना। टाइप है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक एंड रोलिंग, और बहुत सारे फ्लूइड फ्रिक्शन रहेंगे, तो उसके लिए अलग चैप्टर है फ्लूइड का, ठीक ना, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग को ये तीन डिस्कस करना है: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन आपको रोटेशनल मोशन में आएगा। आई बात समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अपोजिशन विच अपोजेस द टेंडेंसी टू स्लाइड। ध्यान देना, एक्चुअल स्लाइडिंग नहीं है, जस्ट टेंडेंसी है। जैसे मैंने बताया था कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट को आप पुल करो, जैसे मैंने गया और ट्रक को खींचना चालू किया, खींचाएगा हमसे? नहीं खींचाएगा, लेकिन टेंडेंसी तो आई थी, लेकिन उसको अपोज कौन कर दिया? फ्रिक्शन, है ना। तो इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ है? हमेशा ये एडजस्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। आप जितना एक्सटर्नल फोर्स दोगे उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, मास m का, कुछ भी 100 kg का है, चलो मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ कि सरफेस रफ है, ठीक है। आप इस पर 10 न्यूटन फोर्स दिए, मूव नहीं किया, मतलब फ्रिक्शन कितना लगा? यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, जो कि कितना है? 10 न्यूटन। अब हमने फोर्स को बढ़ा करके हमने F को पहला केस में कितना लिया? 10 न्यूटन। तो यहाँ पर इस केस में स्लाइड नहीं किया, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 10 न्यूटन, अगर स्लाइड नहीं किया तो। अब हम F को बढ़ा दिए, हमने कर दिया 20 न्यूटन, लेकिन फिर भी स्लाइड नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं हुआ। तो अब फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पर बढ़ गया वैल्यू। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हमने और बढ़ाया, 40 न्यूटन कर दिया, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। इसका मतलब क्या है? अब स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से एडजस्ट किया, किस वैल्यू को? मतलब कि ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये आपको कुछ करना नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा तब तक वो एडजस्ट करते रहेगा अपने आप को, बढ़ते रहेगा। अगर फोर्स बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो घटेगा। आई बात समझ में? मीन्स कि इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो इतना लिख लो धड़ाधड़। तो पहले जानना होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या, है ना, फिर लॉ पर बात करेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन। आप खींच रहे हो, कहाँ तक वो स्टेशनरी स्टेट में रह सकता है, उसके बाद स्लाइडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक ना। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके लिए लॉ है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे हो, मास m है, कुछ भी है, mg रहे चाहे न रहे, नॉर्मल रिएक्शन अगर n लग रहा है, ठीक है, तो FL ऑफ कोर्स फोर्स हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन स्टैटिक जो भी होगा ये बैकवर्ड ही लगेगा, है ना। तो ये बोलता है कि FS मैक्स दैट इज नथिंग बट FL लिमिटिंग, दिस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होंगे, ठीक है। एंड देयरफॉर FL इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं म्यू S इंटू N। ध्यान देना, बात हो रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट यूज होता है। तो म्यू S कहते हैं क्या? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन
जितना नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात, रफनेस सरफेस की जितना ज़्यादा होगी तो म्यू एस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन रफनेस। अगर ज़्यादा रफ हुआ तो म्यू एस ज़्यादा होगा, कम रफ हुआ तो कम होगा, है ना। तो ये हो गया लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कह सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ चेकिंग बाउंड्री, है ना। टू चेक whether object will slide or not. ठीक है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके अंडर में ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा या ना करेगा उसका एक बाउंड्री चेक है। अगर कह सकते हो कि इफ नेट एक्सटर्नल इज लेस देन इक्वल टू एफ एल, तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी। आई बात समझ में। एंड अगर एफ नेट एक्सटर्नल इट इज ग्रेटर देन एफ एल, अगर लिमिटिंग से ज़्यादा है मतलब कि ऑब्जेक्ट विल, और अब जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन फोर्स विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब आ जाएगा लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन माइंड रखना कि ये बाउंड्री चेकिंग है। आपको जब भी क्वेश्चन दे म्यू एस, आप म्यू एस इंटू पहले एन निकाल लो, म्यू एस इंटू एन निकाल लो। अब देखो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो उससे ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो काइनेटिक, कम है तो स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो स्लाइडिंग नहीं होगी, है ना। आई बात समझ में। तो इसको कहेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अपोजिशन दैट एक्ट्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, है ना। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उस समय जो आपको कौन फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका लॉ क्या है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है या कांस्टेंट स्पीड से मोशन है, व्हाट एवर इट में भी, एफ नेट एक्सटर्नल आपका लग रहा है एंड वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज ग्रेटर देन एफ एल, तभी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी एफ के, काइनेटिक, है ना। आई बात समझ में। तो ये बोलता है कि एफ के इज अगेन प्रोपोर्शनल टू एन एंड एफ के विल बिकम इक्वल टू म्यू के इंटू एन। कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ पर। म्यू के को कहेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एंड जनरली म्यू के इज स्मॉलर देन म्यू एस। किसी भी सरफेस के लिए म्यू के का वैल्यू कम होता है म्यू एस से, या तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कहीं कहीं इक्वली हम लोग ले लेते हैं, लेकिन इन जनरल इट इज लेस देन म्यू एस। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना चाहो आपको फ्रिक्शन के लिए, तो इधर अगर फ्रिक्शन की बात करूं और इधर एफ एक्सटर्नल की बात करूं, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। तो कहाँ तक बढ़ेगा बताओ, अप टू लिमिटिंग। इट कैन इंक्रीज अप टू
FL। लेकिन FL के बाद क्या होगा, अब फोर्स हमने बढ़ाया तो अब ये डाउन हो जाएगा और डाउन होकर क्या आ जाएगा FK, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी थोड़ा कम होगा और ये कांस्टेंट होता है, ध्यान देना। ठीक है, अब फोर्स कितना भी देते जाओ इट विल रिमेन स्टिक एट FK, है ना। तो ये आपको हो गया इधर FK, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। और ये रीजन में क्या लग रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? इधर आपको स्टैटिक रहेगा। तो आप ये हमेशा माइंड में रखोगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, बाउंड्री चेकिंग है, उससे कम रेस्ट पर रहेगा, ज़्यादा स्लाइड करेगा, और उस समय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन लोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रिक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, पूछ रहा है कि बताओ इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा एंड फ्रिक्शन कितना होगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों में यही क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कितना लगेगा एंड एक्सेलरेशन कितना होगा। 3-4 वैल्यू दिया हुआ है फोर्सेस का, कि अगर फोर्स इतना लगे, फोर्स इतना लगे, फोर्स इतना लगे, देन, है ना। क्वेश्चन है बोथ में, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स इफ एनी लगा सकते हो, है ना, अगर है तो कितना है। तो ध्यान दो, दोनों केस में पहला काम क्या करना है आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना होगा। इसमें अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो सबसे पहला कुछ भी क्वेश्चन दे, अगर हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल जो भी रहे, आपको देखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, FL इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन कितना हो जाएगा बताओ, इधर हो गया mg, इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस इंटू mg लगेगा, यही तो है नॉर्मल रिएक्शन, n इक्वल टू mg लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू मास है 10 kg, जी भी हम लोग 10 ले रहे हैं, तो ये हो गया 40 न्यूटन। अब जहाँ तक ध्यान देना, अगर फोर्स एक्सटर्नल 40 से ज़्यादा है तो स्लाइड करेगा और नहीं तो रेस्ट पर रहेगा। तो पहला 2 केस में देखो 20 न्यूटन 30 न्यूटन, ये दोनों में क्या रहने वाला, स्टेशनरी रहने वाला है। तो पहला केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा जो कि 20 न्यूटन होगा, दूसरा केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि 30 न्यूटन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू 40 से कम है ना। और इन दोनों केस में आपका एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि स्लाइड ही नहीं करेगा। लेकिन तीसरा केस बोल रहा है इफ इज जस्ट ग्रेटर देन 40 न्यूटन, हम 40 मान करके चलेंगे, लेकिन ये बोल दिया कि जस्ट ग्रेटर देन, मतलब कब क्या हुआ, स्लाइड होना चालू हो गया है। तो तीसरा केस में अब हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, एफ के निकालेंगे। एफ के कितना है बताओ, म्यू के इंटू एन विच इज म्यू के एम जी, और ये करोगे तो 0.3 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से आ गया 30 न्यूटन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। अब ऑब्जेक्ट का एफ बी डी यहाँ पर धड़ाक से बना लो, ये इधर एफ लग रहा है, इधर एफ के लग रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन, और ये कितना है जस्ट ग्रेटर देन 40 बोला ना, हम लोग भी 40 मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 10 kg का मास है, एक्सेलरेशन ए से स्लाइड होगा, हाँ, तो क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ के इक्वल टू 10 इंटू ए होगा। तो यहाँ से कितना दिया, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू ए, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप थर्ड केस अगर ले लो, सॉरी बाकी में वैसे ही निकालोगे ना, क्योंकि ध्यान दो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स हो गया। 50 वाले में क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30 कितना हो गया, 20/10 करोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो 30 है, तो 60 माइनस 30 तो 30 हुआ बाई मास, वही तो हो रहा है ना, फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो रहा है। आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो इन जनरल, फॉर एफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन एफ एल, हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के अपॉन एम, ये तो हो रहा है फॉर्मूला। और इसको अगर जो आप फॉर्मुलेट करके लिखना चाह रहे हो तो आप ये लिख दो, म्यू के इंटू एफ के ही रखो, ठीक ना, ताकि क्लियर है, हो गया, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है।
ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है भैया, इधर mg लगेगा, ये भी एंगल थीटा होगा, इधर लगेगा आपको mg cos थीटा, इधर लगने वाला है नॉर्मल रिएक्शन, और mg का एक कंपोनेंट लगेगा, ठीक है, और ऑफ कोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पहले FBD हम बना लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तब कंपोनेंट की बात करूँगा मैं। रुक जाओ, सारा डेटा इरेज हो गया, ठीक है, चलेगा। ऑब्जेक्ट था 5 kg का था, F लग रहा था, यहाँ पर आपको दिया हुआ था μs इक्वल टू 0.3 था एंड μk इक्वल टू 0.2 था। 20, 40, 60 ये डेटा मैं थोड़ा साइड करके लिख देता हूँ, और ये एंगल थे 37 डिग्री, है ना, यही था। F का वैल्यू है 20 न्यूटन, 40 था ना, और तीसरा था 60। चलो ये 3 डेटा दिया हुआ है। अब ध्यान दो, पहले आप दिखा दो कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं हम, ध्यान देना, एक mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और एक फ्रिक्शन इधर लगने वाली है। अब काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा तो डिसाइड करेगा क्वेश्चन, है ना, मास m है। और कुछ ये हो गया इसका FBD। अब ध्यान देना, हम mg का क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं। तो mg का अगर कंपोनेंट करोगे तो ये एंगल थीटा होगा, और इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि इंक्लाइन है। अब इसको स्लाइड कराने के लिए हमको mg sin थीटा प्लस FL उनको क्रॉस करना होगा। अनलेस दिस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सीडिंग mg sin थीटा प्लस FL, ये मूव नहीं करेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ध्यान देना, तो हम लोग पहले FL का वैल्यू निकाल लेते हैं तुरंत। चलो mg sin थीटा की बात कर लेता हूँ पहले। mg sin थीटा कितना है बताओ, मास है 5 kg, g होगा 10, और sin 37 कितना होता है, sin 37 3/5 तो ये हो गया 30 न्यूटन mg sin 30 का। फिर आप FL की वैल्यू आ जाओ, तो FL के लिए हमको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, इधर तो नेट फोर्स 0 है ना, वर्टिकल में नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो कह सकते हैं कि n इक्वल टू mg cos थीटा विच इज इक्वल टू 50 इंटू cos 37 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो गया 40 न्यूटन। देख लो 4/5 है ना, 5 कैंसिल हुआ, 40 न्यूटन आ गया। अब हमको FL तुरंत निकालना होगा। FL कितना हो जाएगा, μs इंटू n, तो 0.3 इंटू 40 विच इज 12 न्यूटन। अब हमको डाउनवर्ड फोर्स कितने लग रहे हैं बताओ। डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास है 30 प्लस 12 विच इज 42 न्यूटन। आप लिख लो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इक्वल टू FL प्लस, सर हाँ जा रहा है सर, हरे कृष्णा सर, बोल दे। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। ये हो गया 42 न्यूटन, हरे कृष्णा, ठीक है। अब समझना, इधर डाउनवर्ड फोर्स हो गया हमारा कितना, 42 न्यूटन। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसको एक्सीड नहीं करेगा तब तक स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि डाउनवर्ड स्लाइड कर जाए। अब देखो ध्यान से, अगर इसको जस्ट रख करके छोड़ दो तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लाइडिंग तो हो सकता है ना, क्योंकि mg sin थीटा कितना है भाई, 30 न्यूटन है, और इधर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा वो कितना है, 12 न्यूटन है। थोड़ा सोचो, इसको इरेज कर दो, समझो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये केवल आप अगर स्टेशनरी छोड़ भी देते ना ये तो स्लाइड करता, क्यों, इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना तक जा सकता है, ओनली 12 न्यूटन। तो भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो इसका वेट का जो कंपोनेंट है वही एक्सीड कर जा रहा है, इसको केवल छोड़ दो तो ये एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड होगा। और कितना तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो रहा है, देखो 30 - 12 कर दो तो कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन।
18 न्यूटन इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग सकता है। मतलब कि इसको रोकने के लिए, केवल ध्यान देना, इसको रोकने के लिए हमको एटलीस्ट 18 न्यूटन फोर्स चाहिए, तभी रुकेगा। और हम पहला केस में कितना लिए हैं? 20 न्यूटन, मतलब कि स्लाइड नहीं करेगा। ये बात समझ आई? मेरी बात समझ आ रही है? पहला केस में हमने कितना लिया इधर? 20 न्यूटन लिया, क्योंकि ध्यान दो अभी इस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कितना? 18 न्यूटन। तो इतना तो कम से कम हमको लगाना होगा ताकि ये 5 kg का जो मास है ये रुक सके, स्लाइड डाउन न करे। तो हम पहला केस में लिए हैं 20 न्यूटन। तो अब ध्यान देना, इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा और किधर लगेगा? फ्रिक्शन इस पर लगेगा कितना कितना, ध्यान दो, इधर कितना है? 30 न्यूटन और इधर 20 न्यूटन, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा और ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट, ये लिमिटिंग नहीं, एफएस है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग से कम है ना। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा एंड ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। पहला केस हुआ ये, क्लियर है सबको? सेकेंड केस ले लो, जब 40 न्यूटन लग रहा है, तो 40 न्यूटन के केस में क्या होगा? अब आप यहाँ पर दे रहे हो 40 न्यूटन, भैया इस पर इधर लग रहा है 30 न्यूटन, mg sin थीटा फिक्स है। अब ऑफ कोर्स चूंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से अभी देखो जो डिफरेंस बन रहा है, ये नेट फोर्स का जो आपका डिफरेंस बन रहा है कितना है? 10 न्यूटन है, विच इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि इधर स्टैटिक फ्रिक्शन अब बैकवर्ड लगेगा और वो कितना लगेगा? 10 न्यूटन। आई बात समझ में? तीसरा केस ले लेते हैं जिसमें 60 न्यूटन है। अब इधर है 60 न्यूटन, ये 30 न्यूटन तो आपका हो गया क्या? mg sin थीटा। अब फ्रिक्शन तो ध्यान दो, ऑफ कोर्स ये 12 न्यूटन से 30 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, विच इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 12 न्यूटन ही था। अब हमको लगाना होगा इधर कितना? काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के लगेगा, और एफ के कितना होगा? तो म्यू के इंटू mg cos थीटा करोगे तो म्यू के हमारा है 0.2 है ना, और mg cos थीटा कितना आ रहा है? cos 37 हो गया, सॉरी mg cos थीटा 40 न्यूटन, मतलब कि 4 दूनी 8, ये हो गया 8 न्यूटन। ठीक है, मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स हो गया 30 + 8 38 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स है 60, 5 kg मास है, एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड जाएगा, तो क्या लिखोगे? 60 - 30 + 8, ये ब्रैकेट में करता हूँ, एफ नेट हो गया ये इक्वल टू 5 × ए, और यहाँ से ए आ जाएगा कितना? 60 में से 38 जाएगा तो कितना बचा? 60 में से 38 जाएगा तो हो जाएगा 22/5, तो 4.4 मीटर/सेकंड²। आई बात समझ में? समझ में आया? ध्यान दो, ये था बहुत सिंपल देखने में क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, चलो लिख लो।